नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। पिछली कक्षा में हम बात कर चुके थे काल तक की, लिंग, वचन, कालक, कारक और काल, ये सारी बातें हम पिछली कक्षा तक पढ़ चुके थे। काल के बारे में खूब सारी जो इतनी महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आपको सभी बता दी थी। अब जो आज हम बात करेंगे, आज का हमारा जो प्रकरण होगा वो वाक्य शुद्धिकरण होगा। आज का जो हमारा प्रकरण होगा वो क्या होगा? वाक्य शुद्धिकरण होगा। वाक्य शुद्धिकरण होता क्या है, किसे कहते हैं वाक्य शुद्धिकरण, ये आपको ध्यान से समझना है। वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण शुरुआत करेंगे तो शुरुआत में सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो वाक्य शुद्धिकरण है, वाक्य जो शुद्धिकरण है, इसमें कुछ जरूरी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। वाक्य शुद्धिकरण, सबसे पहले तो आपको शुद्धिकरण का ही शुद्धि पता होना चाहिए। वाक्य शुद्धिकरण पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले शुद्धिकरण में ही पता होना चाहिए कि ये शुद्धिकरण जो हमने लिखा है ये सही लिखा है क्या। क्योंकि जब हम शुद्धि लिखते हैं तो शुद्धि कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से। लेकिन जब हम शुद्धि में करण जोड़ देते हैं तो ये लघु ही क्या हो जाती है? दीर्घी हो जाती है। तो करण जोड़ने पर हमेशा लघु ही किस में परिवर्तन होती है, परिवर्तित होती है? दीर्घी में परिवर्तित होती है। ये शब्द शुद्धि में खूब पूछ लिया जाता है कि शुद्धिकरण का सही रूप क्या होगा। तो ये ध्यान रखना है, शुद्धिकरण में जो शुद्धिकरण का रूप है वो कौन सा सही है। तो ध्यान रखना, शुद्धिकरण जो हम लिखते हैं वो ये रूप सही होता है। आप जो सिर्फ शुद्धि लिखोगे तो शुद्धि ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन जब शुद्धिकरण लिखोगे तो ये लघु ही किस में परिवर्तित होगी? दीर्घी में। इसी प्रकार जैसे हम लिखते हैं वृद्धि और वृद्धिकरण, तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। अब वाक्य शुद्धिकरण में वाक्य शुद्धि क्या होती है, किसको कहते हैं वाक्य शुद्धि? किसी वाक्य में जो अशुद्धि होती है उसके क्या क्या कारण होते हैं, किस वजह से अशुद्धि हो जाती है, अशुद्धि के कौन कौन से कारण होते हैं, ये बात भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब अशुद्धि के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मूल कारण क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं वाक्य शुद्धिकरण की क्या लिख रहा हूं, परिभाषा लिख रहा हूं। तो जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में व्याकरणिक नियमों का, जब किसी वाक्य में व्याकरणिक नियमों का गलत प्रयोग कर दिया जाता है। अब इसमें देखो कुछ महत्वपूर्ण बात और बताऊंगा मैं। जब किसी वाक्य में व्याकरणिक नियमों का गलत प्रयोग कर दिया जाता है, गलत प्रयोग कर दिया जाता है, गलत नियमों का प्रयोग कर दिया जाता है, उससे जो अशुद्धि होती है, उससे वाक्य में जो अशुद्धि होती है, उससे वाक्य में जो अशुद्धि होती है, उसे वाक्य अशुद्धि कहते हैं। उसे तो क्या कहते हैं? वाक्य अशुद्धि कहते हैं। उसे वाक्य अशुद्धि कहते हैं। और वाक्यगत अशुद्धियों को दूर करने के लिए, वाक्यगत अशुद्धियों को, वाक्यगत अशुद्धियों को दूर करने के लिए
वाक्यगत अशुद्धियों को दूर करने के लिए जिन नियमों का प्रयोग किया जाता है, जिन नियमों का प्रयोग किया जाता है वाक्यगत अशुद्धियों को दूर करने के लिए जिन नियमों का प्रयोग किया जाता है उसे उन्हें वाक्य शुद्धिकरण कहते हैं। उन्हें वाक्य शुद्धिकरण कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? वाक्य शुद्धिकरण कहते हैं। हाँ, तो अब इसको थोड़ा सा आप विस्तार से समझ लेना और ध्यान देना। देखो, वाक्य अशुद्धि होती क्या है, किसे कहते हैं? वाक्य अशुद्धि का मतलब क्या है? जब किसी वाक्य में हम व्याकरणिक, देखो इसको ध्यान रखना, ये जो रूप होता है ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये क्या होता है? व्याकरणिक होता है। एक प्रत्यय के कारण ई का आई हो जाता है और क्या बनता है? व्याकरणिक बनता है। अब देखो ध्यान से, जब किसी वाक्य में व्याकरणिक नियमों का गलत प्रयोग कर दिया जाता है तो उससे वाक्य में जो अशुद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? वाक्य अशुद्धि कहते हैं। वाक्यगत अशुद्धियों को दूर करने के लिए जिन नियमों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वाक्य शुद्धिकरण कहते हैं। अब किसी वाक्य में लिंग की संबंधी अशुद्धि हुई है, किसी में वचन से, किसी में कारक से, किसी में काल से संबंधित, किसी में विराम चिन्ह से, किसी में गलत लोकोक्ति या मुहावरे का प्रयोग करने से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अनेक प्रकार की अशुद्धियां होती है। किसी भी वाक्य में अशुद्धि के अनेक कारण होते हैं, एक नहीं, दो नहीं, अनेकों कारण होते हैं। अब इनमें ये भी बातें करेंगे, लेकिन इसके मूल कारण क्या होते हैं सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो किसी भी वाक्य में अशुद्धि के जो मुख्य कारण होते हैं, मूल कारण होते हैं, वो दो होते हैं। दो कौन से होते हैं? एक तो होता है पद क्रम संबंधी, और एक क्या होता है? पदों का जो क्रम है वो तो कैसा हो गया? शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। तो एक तो होता है पद क्रम संबंधी और एक होता है पद संबंधी अशुद्धि। या तो पदों का क्रम गलत होगा या कोई पद ही गलत आ गया होगा। तो इस प्रकार से मूल जो कारण होते हैं अशुद्धि के वो दो होते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं वाक्य अशुद्धि के मूल कारण। वाक्यगत अशुद्धि के मुख्य कारण। अब देखो, आज तक आपने वाक्य अशुद्धिकरण खूब पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा तो सीधा ही पढ़ा होगा लिंग संबंधी अशुद्धि, वचन संबंधी अशुद्धि, काल संबंधी। लेकिन ये सब अशुद्धि होती है, इनका मूल कारण क्या है ये नहीं पढ़ाते। जबकि सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए इसकी अशुद्धि का ये कारण है क्यों। अब ये लिंग संबंधी अशुद्धि हुई तो क्यों हुई, वचन संबंधी हुई तो क्यों हुई। तो सबसे पहले हमें इन सब बातों से पहले क्या पता होना चाहिए कि इसके मूल कारण क्या है। और जो चीज मैं आपको ये लिखा रहा हूं मूल कारण, और ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, क्योंकि लोग सीधे क्या बता देते हैं? लिंग, वचन, कारक, काल संबंधी या अनेक प्रकार की अशुद्धियां, लेकिन मूल कारण क्या होते हैं वो नहीं बताते, जिसकी वजह से ये हमें सबसे कठिन टॉपिक लगता है। तो मूल कारण पता होगा तो आपको कोई समस्या आएगी नहीं। तो देखो, वाक्यगत अशुद्धि के मुख्य कारण, और मुख्य कारण कितने होते हैं? दो होते हैं, मुख्य दो कारण। तो दो कारण कौन कौन से होते हैं? वाक्यगत अशुद्धि के मुख्य जो कारण होते हैं वो दो होते हैं, और वो दो कारण कौन कौन से होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। वाक्यगत अशुद्धि के मुख्य दो कारण होते हैं, वो दो कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो एक तो कौन सा होता है? दो कारण होते हैं, और दो कारण कौन कौन से होते हैं ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, दो कारण होते हैं, और दो कारण कौन कौन से होते हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ध्यान रखना है। एक तो कौन सा होता है?
पहला कारण होता है पद संबंधी अशुद्धि। पहला जो कारण होता है वो कौन सा होता है? पद संबंधी अशुद्धि। पद ही गलत प्रयोग कर दिया। वाक्यगत अशुद्धि के दो मुख्य कारण होते हैं। दो मुख्य कारण कौन कौन से होते हैं? एक तो पद क्रम संबंधी और एक पद संबंधी। क्रम पहले ले लो, पद बाद में लेंगे। पद क्रम संबंधी अशुद्धि, और दूसरा जो कारण होता है वो होता है पद संबंधी अशुद्धि। दूसरा जो कारण होता है वो कौन सा होता है? पद संबंधी अशुद्धि। किसी भी वाक्य में जो अशुद्धि के मूल या मुख्य कारण होते हैं वो दो कारण होते हैं। या तो उसमें किसके गलत प्रयोग हो गया होगा, पद के क्रम का, या फिर उसमें किसी पद का ही गलत प्रयोग हो गया होगा। तो ये इसके मुख्य कारण होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो पद क्रम संबंधी अशुद्धि की बात करेंगे। सबसे पहले इसमें जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? पद क्रम संबंधी अशुद्धि की बात करेंगे। पद क्रम संबंधी अशुद्धि। अब पद क्रम संबंधी अशुद्धि में क्या आएगा? जो पदों का क्रम है वो कैसा होना चाहिए, सबसे पहले आपको इसका ध्यान रखना है। तो पद क्रम संबंधी अशुद्धि का सबसे पहला जो मुख्य कारण है वो क्या है? पदों का क्रम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब किसी वाक्य में आप पदों का प्रयोग कर रहे हो तो उन पदों का कैसे प्रयोग करना है, ठीक है ना। पदों का जो क्रम होगा वो कैसे होगा? सबसे पहले कर्ता आएगा या क्रिया आएगी या कर्म आएगा या कौन किसके बाद आएगा, ये क्रम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पदों का क्या लिख रहा हूं? क्रम लिख रहा हूं। हाँ बिल्कुल। तो पद क्रम संबंधी अशुद्धि में पदों का क्रम है, और पदों का क्रम में सबसे पहले देखो क्रम कैसे होगा। तो सबसे पहले आएगा कर्ता का विस्तारक। सबसे पहले कर्ता नहीं आएगा, सबसे पहले आएगा कर्ता का विस्तारक। और कर्ता के विस्तारक के बाद में क्या आएगा? कर्ता आएगा। सबसे पहले क्या आया? कर्ता का विस्तारक। उसके बाद में क्या आया? कर्ता आया। कर्ता का विस्तारक पहले आएगा, उसके बाद में कर्ता आएगा। फिर क्या आएगा? कर्म का विस्तारक। फिर क्या आएगा? कर्म का विस्तारक आएगा। और इसके बाद में क्या आएगा? कर्म आएगा। इसके बाद में क्या आएगा? कर्म आएगा। अब उसके बाद में क्या आएगा? तो पहले आया कर्ता का विस्तारक, फिर आया कर्ता, फिर कर्म का विस्तारक, उसके बाद क्या आया? कर्म, फिर क्या आएगा? क्रिया का विस्तारक। फिर क्या आएगा? क्रिया का विस्तारक आएगा। उसके बाद में क्या आएगी? क्रिया। फिर आएगा पूरक का विस्तारक। फिर क्या आएगा? पूरक का विस्तारक आएगा। और अंत में क्या आ जाएगा? पूरक आ जाएगा। जब क्रिया और क्रिया का विस्तारक ना हो तब पूरक और पूरक का विस्तारक आता है। तो या तो वहां पर कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों होंगे, नहीं होंगे तो फिर क्रिया के स्थान पर पूरक आ रहा होगा। अब पूरक क्या होता है, इसका विस्तारक क्या होता है, ये सारी बातें हम यहाँ अब विस्तार से करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये क्रम पता होना चाहिए। तो किसी भी वाक्य में आप पदों का प्रयोग कर रहे हो तो उसमें वाक्य में जो पदों का क्रम होगा वो क्रम कैसे होगा ये ध्यान रखना है। कारण क्या है, इसका कारण भी बताऊंगा, ऐसा क्यों होगा, हाँ ऐसा है तो उसका कारण भी क्या है तो ये भी बताऊंगा। पहले एक वाक्य समझ लो, फिर ये आपके आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहां लिखा, मेरे पड़ोस का लड़का मेरे पड़ोस का लड़का मेरे पड़ोस का लड़का धार्मिक पुस्तकें
बहुत पढ़ता है। अब इसको समझ लेना अच्छे से, इसी से आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी। हाँ, तो देखिए इसमें कैसे होगा, ये थोड़ा सा ध्यान देना। मेरे पड़ोस का लड़का धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ता है। तो यहां पे ध्यान दीजिए। आसाराम टाइगर, मैंने पढ़ लिया भाई जी तुम्हारा कमेंट, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका कमेंट पढ़ चुका हूं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ये लो। सबसे पहले हमने इसकी क्या लिखी थी? परिभाषा। हाँ बिल्कुल, परिभाषा लिखने के बाद में हमने इसके दो भेद कारण लिखे मुख्य, और उसके बाद में हमने ये इसका क्रम लिखा। अब इस पर मैं समझा रहा हूं, मेरे पड़ोस का लड़का। अब इसमें देखो, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, इसमें कर्ता क्या है, कर्ता कौन होगा। अब यहां पे कर्ता की बात करेंगे तो कर्ता कौन होगा? लड़का होगा। लड़का क्या होगा? यहां कर्ता होगा, क्योंकि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो क्या होता है? कर्ता। अब यहां पे किसके बारे में कहा जा रहा है? लड़का के बारे में। किसके बारे में कहा जा रहा है? लड़का के बारे में। और लड़का के बारे में क्या कहा जा रहा है? वो मेरे पड़ोस का है। तो यहां पे कर्ता कौन होगा? लड़का होगा, नहीं होगा? लड़का क्या है? यहां पर कर्ता है। लड़का क्या होगा? यहां कर्ता है। और कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वो क्या कहलाएगा? कर्ता का विस्तारक कहलाएगा। तो कर्ता कौन है? लड़का। लड़का के बारे में जो कुछ भी कहा, हाँ, वो क्या हो गया? कर्ता का विस्तारक हो गया। वो क्या कहलाया? कर्ता का विस्तारक कहलाया। इसको क्या कहेंगे? कर्ता का विस्तारक कहेंगे। अब देखो, अगर हमें किसी वाक्य में कर्म पहचानना हो तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से क्या के द्वारा प्रश्न करेंगे? क्या का जो उत्तर आएगा वो कर्म होगा। कर्ता पहचानना हो तो कौन से प्रश्न करेंगे? क्रिया से। देखो, कौन पढ़ता है? लड़का, कर्ता हो गया। क्या पढ़ता है? पुस्तकें। अब यहां पुस्तकें क्या है? पुस्तकें कर्म है कि नहीं है? पुस्तकें क्या है? यहां पर कर्म है। और पुस्तकें कर्म है क्योंकि क्या का उत्तर किसके लिए आया? पुस्तकों के लिए। तो पुस्तकें क्या है? कर्म है। अब पुस्तकों के बारे में जो कुछ भी कहेंगे वो क्या कहेगा? हाँ, पुस्तकों के बारे में जो कुछ भी कहेंगे वो क्या कहलाएगा? कर्म का विस्तारक। तो पुस्तकों के बारे में क्या कहा? धार्मिक। तो ये धार्मिक क्या है? कर्म का विस्तारक हुआ, नहीं हुआ? इसको क्या कहेंगे? कर्म का विस्तारक कहेंगे। ये क्या हो गया? कर्म का विस्तारक हो गया। अब पढ़ता है क्या है? क्रिया। ये तो आप अच्छे से जानते ही हो, पढ़ता है क्या होगी? क्रिया होगी, नहीं होगी? और पढ़ता है के बारे में क्या कह दिया? बहुत। तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया का विस्तारक हो जाएगा। तो पढ़ता है यहां पर क्या है? क्रिया है। और इसके बारे में क्या कहा? बहुत। तो ये क्रिया के लिए कह रहा है, इसलिए क्रिया का विस्तारक कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे? क्रिया का विस्तारक कहेंगे। तो ये सारी बातें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। जो इसका क्रम है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हर चीज का आपको ध्यान रखना है, बहुत विस्तार से समझना है, कारण के सहित समझना है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। अरे नूरा फतेही जी, पढ़ लो मेरी प्यारी बहना। अजय भी यहीं रहेगा और रागनी भी यहीं रहेगी, सब यहीं रहेंगे। तुम पढ़ोगी नहीं तो तुम यहाँ नहीं रह पाओगी, समस्या हो जाएगी, फिर बहुत दुख होगा बाद में। तो इसलिए अजय को और विजय को और सबको छोड़ के पूरा फोकस यहाँ करो, क्योंकि ये चीज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये आप कहीं किताब में ढूंढ के बढ़ जाओ लेकिन मिलेगी नहीं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, इसका ध्यान रखना है। तो ये समझ में आया, नहीं आया? हाँ बिल्कुल। तो पदों का जो क्रम होता है वो क्या होता है, कौन सा इसका क्रम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्वीटी आज बहुत दिन बाद दिखी हो। तो ये मैंने क्या लिख दिया? पदों का क्रम। तो कर्ता, कर्ता का विस्तारक, कर्म, कर्म का विस्तारक, पूरक,
पूरक का विस्तारक, क्रिया क्रिया का विस्तारक। अगर यह क्रिया नहीं है तो वो क्रिया का विस्तारक आएगा। हाँ बिल्कुल, शुद्धिकरण बिल्कुल सही लिख रखा है मैंने, तो शुद्धिकरण जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, उसमें दीर्घ ई आएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। लघु ई नहीं आती, दीर्घ ई आती है। अब देखो, अब बात करेंगे, अब ये तो लिख दिया हमने, अब इसके बाद में किसकी बात करेंगे समझना। देखो, अब इसके बाद में बात करेंगे, हमने ये तो लिख लिया, पूरक और पूरक का विस्तारक नहीं आया, उसकी भी यहां बात करते हैं, ध्यान देना। देखो, मैंने जैसे कह दिया, आगरा का ताजमहल, आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है। आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है, इसका आपको ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है। बिल्कुल, देखिए, तो यहां पर किसके लिए कहा जा रहा है? ताजमहल के लिए। किसके लिए कहा जा रहा है? ताजमहल के लिए कहा जा रहा है। अब देखो, यहां पे आगरा का कर्ता थोड़ी है, कर्ता तो कौन सा है ये ध्यान रखो। कर्ता कौन है यहां पर? ताजमहल है, तो ताजमहल तो हो गया कर्ता। अब ताजमहल के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वो क्या कहलाएगा? कर्ता का विस्तारक कहलाएगा। मेरी किसी भी बात का बुरा मत माना करो, ठीक है ना। मैं तो बस एक ऐसे ही छोटे भाई के रूप में आपको, छोटी बहन के रूप में बोल देता हूं, बिल्कुल भी मेरी किसी भी बात का आपको बुरा नहीं मानना है, ठीक है ना। पूरा ध्यान अच्छे से फोकस पढ़ने पर रखना है, ठीक है। तो ताजमहल क्या है? करता है। अब ताजमहल के बारे में क्या कहा जा रहा है? आगरा का। आगरा का क्या हो गया? इसको कर्ता का विस्तारक कहेंगे, क्योंकि ये ताजमहल के बारे में कह रहा है, तो ये क्या हो गया? कर्ता का विस्तारक हो गया। अब देखो, यहां पर स्थल है, अब बताइए स्थल क्रिया है क्या? नहीं है। हाँ बिल्कुल, स्थल क्रिया है क्या? ले लिया मैंने स्वीटी, आपका नमस्ते सबसे पहले ही ले लिया। आप ना भी आती हो तो आपका नमस्ते तो मैं वैसे भी ले लेता हूं। आप तो बहुत ध्यान से शांति से पढ़ो, बस पूरा फोकस पढ़ने पे रखो, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, तो ताजमहल करता है, ताजमहल के बारे में कहा आगरा का, ये क्या हो गया? कर्ता का विस्तारक। अब बताइए स्थल है, अब ये जो स्थल है लिखा हुआ है, क्या ये क्रिया है? नहीं। क्या ये कर्म है? नहीं। जब वाक्य में कर्म भी नहीं हो, क्रिया भी नहीं हो, ठीक है ना, तो वो फिर किस में चला जाता है? तो जाहिर सी बात है, पूरक में चला जाता है। किस में जाएगा वो? पूरक में चला जाता है। तो ये क्या हो गया? पूरक। अब इसके बारे में, स्थल के बारे में भी क्या कहा जा रहा है? स्थल के बारे में भी क्या कह दिया? दर्शनीय। तो ये किस में चला जाएगा? पूरक के विस्तारक में चला जाएगा। इसको क्या कहेंगे? पूरक का विस्तारक कहेंगे। हाँ, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से समझना है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, तो इसको समझ लेना। तो ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी, दोनों बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये क्या किया? अभी हमने किसकी बात करी है? केवल पदों के क्रम की बात करी है। क्रम कैसे होगा ये आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये क्या है? पदों का अभी हमने क्रम की बात करी है, अभी और कुछ बात नहीं करी, सिर्फ क्रम की। हाँ, अब इसमें के अलावा एक उदाहरण और बता देता हूं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। बिल्कुल, देखो इसमें हाँ क्या हो गया? देखिए आगे आओ, दूसरा उदाहरण लिख रहा हूं मैं। जैसे जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग, इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग पर्यटन स्थल है। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग
पर्यटन स्थल है। अब यहां भी थोड़ा सा ध्यान देना, हाँ पूरक का ही समझा रहा हूं आशीष कुमार, ध्यान दो, आराम से समझ आएगा। सबसे पहले तो देखो मैंने क्या कहा, जो कुछ भी कह रहे हैं हम किसके बारे में कह रहे हैं, हाँ हम जो कुछ भी कह रहे हैं, जो भी बातें हम कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं, तो जिसके बारे में करेंगे तो कौन है पर्यटन स्थल, मेहरानगढ़ दुर्ग। ये सारी बातें किसके बारे में हो रही हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। तो मेहरानगढ़ दुर्ग क्या होगा, कर्ता होगा नहीं होगा। अब मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में भी कहा, क्या कहा, जोधपुर का, तो ये क्या कहलाएगा, कर्ता का विस्तारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्ता का विस्तारक कहलाएगा। तो मेहरानगढ़ दुर्ग कर्ता है और जोधपुर का इसका क्या हो गया, कर्ता का विस्तारक हो गया। अब इसके बाद में स्थल है, स्थल है क्या है, यहां पर स्थल है क्या है, ना तो कर्म है ना क्रिया है। जो कर्म और क्रिया ना हो वो फिर क्या होता है, पूरक होता है। पूरक का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान देना, ठीक है ना, बिल्कुल। क्या होता है पूरक, पूरक का मतलब क्या है ये आपको ध्यान से समझना है। मैंने कहा जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग पर्यटन स्थल है, तो ये स्थल है क्या है, पूरक है, क्योंकि ना तो कर्म है ना क्रिया है, और जो कर्म और क्रिया नहीं होता वो पूरक होता है। तो ये किस में चला गया, पूरक में। अब पूरक के बारे में जो कुछ भी कहेंगे वो क्या कहलाएगा, पूरक का विस्तारक कहलाएगा। तो ये क्या हो गया, पूरक का विस्तारक हो गया। ये क्या हो गया, पूरक का विस्तारक हो गया। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से समझ लेना है। हाँ बिल्कुल, तो हर चीज को बहुत ध्यान से और अच्छे से समझना है। ये दोनों बातें हम यहां पर कर चुके हैं। तो ये बात समझ आ गई, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। अब देखो इसके बाद में जो दूसरा नियम है इसी का, पद क्रम का दूसरा नियम क्या है, इसको भी ध्यान रखना। यदि किसी वाक्य में संबोधन सूचक शब्द प्रयुक्त हो तो सबसे पहले उन्हीं का प्रयोग किया जाता है वाक्य में। जैसे अरे तुम कब आए, तो ये क्या है, अरे संबोधन सूचक है कि नहीं है, और संबोधन सूचक कौन कौन से होते हैं, हे ओ अरे। तो यहां पे भी ध्यान देना, यदि किसी वाक्य में, दूसरा नियम लिख रहा हूं अब मैं, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में संबोधन सूचक शब्द प्रयुक्त हो। अब संबोधन सूचक शब्द आप अच्छे से जानते हो। यदि किसी वाक्य में संबोधन सूचक शब्द कौन कौन से, हे ओ अरे, हाँ बिल्कुल, यदि किसी वाक्य में संबोधन सूचक शब्द, हाँ बिल्कुल, संबोधन सूचक शब्द कौन से होते हैं, हे ओ अरे प्रयुक्त हो। यदि किसी वाक्य में संबोधन सूचक शब्द प्रयुक्त हो तो सबसे पहले तो वाक्य में सबसे पहले उन्हीं का, तो वाक्य में सबसे पहले इन्हीं का प्रयोग किया जाता है, इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। बात समझ आई नहीं आई, क्या कहा जा रहा है यहां पे, यदि किसी वाक्य में, बिल्कुल, यदि किसी वाक्य में संबोधन सूचक शब्द प्रयुक्त हो रहे हो तो वाक्य में सबसे पहले इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। कैसे प्रयोग किया जाता है, जैसे हे भगवान, तो ये संबोधन सूचक है कि नहीं है, हे भगवान
बहुत बुरा हुआ। हे भगवान बहुत बुरा हुआ। तो ये हे भगवान में हे क्या है, संबोधन सूचक है कि नहीं है? ये हे क्या है, संबोधन सूचक है। तो सबसे पहले हे का प्रयोग हुआ नहीं हुआ, तो ये संबोधन सूचक होने के कारण ये सबसे पहले आया। तो इसी प्रकार और समझो, जैसे मैंने लिखा ओ भाई जरा इधर आओ, या जरा इधर आना, ओ भाई जरा इधर आना। तो ये ओ किसके रूप में आ रहा है? हाँ बिल्कुल, तो ये ओ किसके रूप में आ रहा है? ओ आ रहा है किसके रूप में? संबोधन सूचक के रूप में। किसके रूप में आ रहा है? संबोधन सूचक के रूप में आ रहा है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, अच्छे से पता रहना है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। तो ये किसके रूप में आया? संबोधन सूचक के रूप में। इसको किसके रूप में प्रयोग किया हमने? संबोधन सूचक के रूप में प्रयोग किया। हे भगवान बहुत बुरा हुआ, ओ भाई जरा इधर आना, अरे अरे तुम कब आए। अब ये क्या हो रहा है? विस्मय का बोध करा रहा है, नहीं करा रहा? तो हे ओ और ये क्या होते हैं? संबोधन सूचक होते हैं। इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो एक बार इन सभी को बहुत ध्यान से समझ लो और इसको ध्यान से समझ के लिख लो, चाहो तो, नहीं तो इसको बहुत अच्छे से आत्मसात कर लो। बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण बात है जिसका आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। हाँ बिल्कुल। तो ये बात समझ आई नहीं आई? हाँ बिल्कुल समझ आ गया ना? तो हे भगवान बहुत बुरा हुआ, आओ भाई जरा इधर आना, अरे तुम कब आए। तो ये किसका बोध करा रहे हैं? सभी विस्मय का बोध करा रहे हैं। किसका बोध करा रहे हैं? विस्मय का। और विस्मय का बोध करा रहे हैं तो ये किस में आ जाएंगे? संबोधन सूचक में, क्योंकि हे ओ और ये किसका बोध करा रहे हैं? संबोधन का, संबोधन का बोध कराने के कारण ये इसमें आएंगे। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आगे समझो इसमें, ठीक है ना? संबोधन सूचक का तो आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दूसरा नियम भी आपकी समझ आ गया होगा। अब इसके बाद बात करेंगे इसके तीसरे नियम की। इसका जो तीसरा नियम है, तीसरा नियम क्या कहता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना और ध्यान से समझना। जब किसी वाक्य में, हाँ, जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ में दो कर्म प्रयुक्त हो, तो जो कर्म पहले प्रयुक्त होगा वो कैसा होगा? उसकी तीन विशेषताएं होंगी, और जो कर्म बाद में प्रयुक्त होगा उसकी भी तीन विशेषताएं होंगी। ध्यान देना, मैं लिख देता हूं पहले। जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हो, तो जब किसी वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हो तो जो कर्म पहले प्रयुक्त होता है, जो कर्म पहले प्रयुक्त होता है
वह सजीव, जो कर्म पहले प्रयुक्त होता है वह सजीव परसर्ग सहित और गौण कर्म होता है। कैसा कर्म होता है? गौण कर्म होता है। तथा बाद में प्रयुक्त कर्म निर्जीव परसर्ग रहित, परसर्ग कहते हैं कारक चिन्ह को, परसर्ग रहित और मुख्य कर्म होता है। मुख्य कर्म होता है। अब देखो इसमें कितनी महत्वपूर्ण और जरूरी बातें बताई हैं, इस बातों को आत्मसात कर लेना, अच्छे से समझ लेना। हाँ बिल्कुल। अब देखो समझना इसमें, जब किसी वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हो तो जो कर्म पहले प्रयुक्त होता है वह उसकी तीन विशेषता होती हैं। क्या क्या होती हैं? ध्यान से समझना। सजीव होगा, परसर्ग सहित होगा और गौण कर्म होगा। बाद में प्रयुक्त कर्म निर्जीव होगा, परसर्ग रहित होगा और मुख्य कर्म होता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से समझ लेनी है। तो ये बात भी समझ आई नहीं आई तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। जैसे अब मैं यहां लिख रहा हूं जैसे ध्यान देना। तो यहां पर ये सारी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। यदि किसी वाक्य में क्रिया के साथ में दो कर्म आ रहे हैं तो जो पहले कर्म आएगा उसकी तीन विशेषता होंगी, दूसरा जो कर्म आ रहा होगा उसकी भी तीन विशेषता होंगी। क्या क्या होती हैं ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं यहां पे कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, आप उसको ध्यान से समझना। जैसे मैंने यहां पर लिखा, अजय विजय को पत्र लिखता है। अजय विजय को पत्र लिखता है। अब यहां पर ध्यान रखना, समझ में आ रहा है? अजय विजय को पत्र लिखता है। अब क्या लिखता है? पत्र। कर्म है कि नहीं है? क्या लिखता है? पत्र। तो ये क्या है? कर्म है। अजय विजय को पत्र लिखता है तो ये क्या है? यहां पर कर्म है। तो पत्र क्या हो गया? कर्म हो गया। किसको लिख रहा है? विजय को। तो विजय को क्या हो गया? ये भी कर्म हो गया। तो ये भी कर्म है, ये भी कर्म है। कितने कर्म आ रहे हैं? दो। क्रिया कैसी है? द्विकर्मक क्रिया है। क्रिया कैसी है? द्विकर्मक क्रिया है। ये भी ध्यान रखना। तो देखिए इसमें सबसे पहले तीन बातें इसकी निश्चित हो गई। तीन बातें इसकी कौन कौन सी निश्चित हो गई? विजय में देखो तीन बातें इसकी निश्चित हो गई। और तीन बातें कौन कौन सी निश्चित हो गई? ध्यान देना। सबसे पहली बात, ये क्रिया जहां पे जो विजय को लिखा ये कैसा है? विजय है तो सजीव है कि निर्जीव है? सजीव है। कैसा है ये? सजीव है। पहली बात। दूसरी बात क्या है? को परसर्ग के साथ में है तो क्या लिखेंगे? परसर्ग सहित है। किसके सहित है? ये परसर्ग के सहित है। और तीसरी बात, मुख्य कर्म तो पत्र लिखना है, गौण कर्म क्या है? विजय को। तो ये कैसा कर्म है? गौण कर्म है। अब गौण और मुख्य क्या होता है ऐसे समझना। जैसे एक होती है मुख्य क्रिया, एक होती है गौण क्रिया। ऐसे ही मुख्य कर्म और गौण कर्म होता है। तो विजय सजीव भी है क्योंकि व्यक्ति के लिए आ रहा है। दूसरी बात, परसर्ग सहित है। परसर्ग कहते हैं कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह को। इसको कारक चिन्ह भी कह देते और इसी को क्या कह दिया जाता है? विभक्ति चिन्ह। और मुख्य कर्म तो क्या है? पत्र लिखना। गौण कर्म क्या है यहां पर? यह है आपका विजय को। तो मुख्य काम पत्र लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो ये समझ लेना।
दूसरा है पत्र। अब पत्र के बारे में, पत्र भी कर्म है। अब पत्र के बारे में कहेंगे तो पत्र के बारे में क्या कहा जाएगा, इसको भी समझो। पत्र के बारे में कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा, इसको भी ध्यान से समझना और इसका भी ध्यान देना। जैसे सबसे पहली बात, पत्र क्या है, कर्म है, लेकिन सजीव है या निर्जीव है, तो निर्जीव हो जाएगा। तो ये कैसा हुआ, निर्जीव हुआ। कैसा कर्म है ये, निर्जीव कर्म है। दूसरी बात, ये किसके सहित रहित होगा, परसर्ग रहित होगा। किसके रहित होगा, परसर्ग रहित होगा। और इसकी तीसरी बात होगी, तो ये कैसा कर्म है, मुख्य कर्म है। इस वाक्य में जो मुख्य कर्म है वो क्या है, पत्र लिखना है। तो ये कैसा हो गया, मुख्य कर्म हो गया। तो ये सारी बात समझ आई नहीं आई, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल। तो ध्यान क्या देना है, तो जब किसी वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हो, कितने कर्म प्रयुक्त हो, दो कर्म प्रयुक्त हो, तो जो कर्म पहले प्रयुक्त होता है वह कैसा होता है, सजीव होता है। दूसरा परसर्ग सहित होता है और तीसरा गौण कर्म होता है। बाद में प्रयुक्त जो कर्म होगा वो कैसा होगा, निर्जीव होगा, परसर्ग रहित होगा और मुख्य कर्म होगा। तो ये सभी बातें यहां निकल के आई नहीं आई, तो ये सारी बातें भी आपको ध्यान रखनी है। ये सब बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है, पूरक को समझा दो। पूरक होता है यदि किसी वाक्य में कर्ता की पहचान करनी है तो कौन के द्वारा प्रश्न करो, अगर कर्म की पहचान करनी है तो क्या के द्वारा प्रश्न करो, और जो क्रिया होगी उसमें से ना हटा के देख लो, मूल धातु निकलेगी, मूल धातु में ना जोड़ दो तो क्रिया निकलेगी। अब किसी वाक्य में कर्ता तो हो और कर्म भी हो लेकिन क्रिया नहीं हो, या फिर कर्म और क्रिया दोनों नहीं हो, तो वो वाक्य किसके द्वारा पूरा किया जाता है, पूरक और पूरक के विस्तारक। तो कर्ता के अलावा कर्म और क्रिया क्या करती है, वाक्य को पूरा करती है। और कर्म और क्रिया नहीं दे रखा हो फिर वाक्य पूरा हो रहा हो तो वो किससे पूरा हो रहा होगा, पूरक और पूरक के विस्तारक। तो पूरक का मतलब होता है क्रिया और कर्म की पूर्ति करने वाला, सहायता करने वाला, वाक्य को पूरा करने वाला। तो कर्म और क्रिया के अलावा क्या होता है, पूरक होता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। 9 बजे वाली क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।